नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी के साथियों में, या यूं कहें मोदी जी के साथियों में, इन साथियों में झगड़ा इस कदर बढ़ गया है, बीजेपी की टीम में झगड़ा इस कदर बढ़ गया है इन तीनों में कि मामला अमित शाह के हाथ से भी बाहर निकल गया है, अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित। और डी कंपनी, जी हाँ सही सुना आपने, डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम कंपनी, डी कंपनी को लेकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, दो उप मुख्यमंत्रियों के बीच में बातचीत बंद है। आगे बताऊंगा दाऊद का मामला क्या है। और उधर मुख्यमंत्री शिंदे और अजीत पवार के बीच में तलवारें ऐसी खिंची हैं कि बस वार करने के लिए मौके का इंतजार है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एनडीए यानी महायुति, जिसे महाराष्ट्र में कहते हैं, आजकल बैंड बजा हुआ है। अब दोस्तों, आप ये जो धुआं उठता हुआ देख रहे हैं एनडीए में, महायुति में, और इसमें जो झगड़े हैं, इस झगड़े की जो शुरुआत है दरअसल वो एनसीपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार शरद पवार के भतीजे, जो मोदी जी के साथ हैं आजकल। झगड़े की शुरुआत अजीत पवार ने तब की जब उन्होंने एक विवादास्पद नेता नवाब मलिक और उनकी बेटी साना मलिक, उनको एनसीपी का टिकट दे दिया। अब ये बात बर्दाश्त नहीं हुई देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी से, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने 2022 में नवाब मलिक को जेल भिजवाया था, ईडी का छापा पड़वाया था, सीबीआई की फाइल खोली थी और आरोप लगाया था देवेंद्र फडणवीस ने कि नवाब मलिक जो हैं ये दाऊद इब्राहिम से लिंक हैं, इनके दाऊद इब्राहिम से लिंक हैं। और यही नहीं, हसीना पारकर जो दाऊद इब्राहिम की बहन है, उसके साथ इनकी बिजनेस डीलिंग है। ये आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद मोदी और शाह ने नवाब मलिक को जेल भेज दिया कि ये डी कंपनी का ऑपरेटर है, डी कंपनी का आदमी है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा। अब अजीत पवार ने जब नवाब मलिक, जेल से छूटे नवाब मलिक को अपनी पार्टी में लिया तो देवेंद्र फडणवीस ने विरोध किया, और उसके बाद जब अजीत पवार टिकट देने लगे नवाब मलिक को, तो फडणवीस ने, आप कह सकते हैं वो आग बबूला हो गए, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि अगर आप टिकट दे रहे हैं तो फिर मैं एनसीपी के उम्मीदवारों का प्रचार नहीं करूंगा। बात यहां तक आ गई। लेकिन अजीत पवार पता नहीं क्या है, शरद पवार के कहने पर, जिसके भी कहने पर, अजीत पवार ने आज टिकट दे दिया, नामांकन करवा दिया मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से। और ना सिर्फ नवाब मलिक को टिकट दिया, उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया। और जैसे ही नवाब मलिक नामांकन करने पहुंचे, हालांकि भारी जुलूस लेकर साथ चले थे, बीजेपी में आग लग गई। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अपना नामांकन भरा है। अब महायुति में मलिक साहब की इस आहुति से जो आग उठी, उसमें हाथ सेक लिए एकनाथ शिंदे ने। हालांकि आग में हाथ सेकने में शिंदे कभी पीछे नहीं रहते, और शिंदे ने अपने खास आदमी सुरेश पाटिल को नवाब मलिक के सामने खड़ा कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि महायुति में एक सीट से कई आदमी लड़ रहे हैं। और उधर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये सारे के सारे तंज कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पर, अमित शाह पर, कि आप तो दाऊद इब्राहिम से लड़ रहे थे, आपने तो दाऊद इब्राहिम के आदमी को ही टिकट दे दिया। और हालत ये है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसने कहा दाऊद के आदमी और इकबाल मिर्ची के आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इनकी महायुति से नहीं, इस पे एकनाथ शिंदे जी जवाब दे, क्योंकि वो दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे। फिर इकबाल मिर्ची का क्या हुआ? अब दोस्तों, बात सिर्फ नवाब मलिक तक सीमित नहीं है या डी कंपनी के कनेक्शन तक सीमित नहीं है। असली बात यह है कि महायुति यानी एनडीए जिसे आप कहते हैं, एनडीए में कई ऐसी सीटें, महाराष्ट्र की कई ऐसी सीटें जहां एक दूसरे के खिलाफ
प्रत्याशी खड़े किए जा रहे हैं। यानी कहीं पर अजीत पवार ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया तो वहाँ बीजेपी का भी उम्मीदवार है, वहीं पर जो है शिंदे ने भी खड़ा कर दिया। कई सीटों पर ये हालत है, एक अटर कन्फ्यूजन, असमंजस की स्थिति बहुत ज़्यादा। और सवाल ये है कि ये जो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, ये जो इनडिसिप्लिन है, अनुशासनहीनता ये जो बढ़ रही है, मोदी और शाह संभाल नहीं पा रहे। जो भी कारण है आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ से एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एनडीए का ये जो झगड़ा है, महायुति में ये जो झगड़ा हो रहा है, क्या बीजेपी को डुबो रहा है और मोदी और शाह हेल्पलेस दिख रहे हैं, हाथ बंधे हुए दिख रहे हैं कि करें तो क्या करें। सवाल ये भी है कि क्या महाविकास अघाड़ी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी वाली इंडिया लाइंस, हालांकि मैच्योर लीडरशिप है यहाँ, क्या यहाँ भी झगड़े हैं, उम्मीदवारी को लेकर झगड़े हैं, यहाँ पर सीटों को लेकर, ये आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही है, मैंने शुरू में कहा था कि क्या बैंड बजने जा रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की स्थिति क्या हरियाणा से अलग है। आज दो खास मेहमानों को मैंने बुलाया है, मैंने टाइगर को आज इनवाइट किया है, और टाइगर से मैं पूछने जा रहा हूँ कि क्या महायुति में, एनडीए में जो प्रॉब्लम है वो मिस्टर फडणवीस हैं, या प्रॉब्लम पवार हैं, या सबसे बड़े प्रॉब्लम आज की तारीख में मोदी के लिए मिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। क्या एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? और मैंने ये भी पूछा कि आपको लगता क्या है कि हवा किसकी है, पब्लिक का मूड क्या है, व्हाट इज़ द पब्लिक मूड, वो आपने क्या सेंस किया, ये मैं टाइगर से पूछूंगा। और यही सवाल मैं उमाकांत लखेड़ा से भी पूछने जा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है, हवा का रुख किस तरफ है। पहला सवाल मेरा टाइगर से है। टाइगर ये बताइए, झगड़े तो बहुत सुन रहे हैं कि साहब झगड़े हैं, तलवारें खींची हैं, एकनाथ शिंदे तिरछे हैं तो फडणवीस तिरछे हैं, तो किसी के पीछे आरएसएस खड़ा है, किसी के पीछे किसी का पैसा खड़ा है। मुझे ये बताइए कि ये झगड़ा है क्या, ये शिंदे और फडणवीस का ये झगड़ा, बुनियादी झगड़ा क्या है साहब, ये चाहते क्या है दोनों? देखिए, सवाल ये है कि यदि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं तो वो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। संघ चाहता है कि संघ चाहता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री। ओके। यदि अमित शाह की चली तो वो यकीनन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने। ये क्या कहना चाह रहे हैं? एकनाथ शिंदे मतलब अमित शाह की गोद में बैठा है और देवेंद्र फडणवीस मोहन भागवत की गोद में बैठे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मोहन भागवत के गोद में नहीं, वो गोद में बैठे थे नरेंद्र मोदी जी के, लेकिन फडणवीस, हाँ, उसके बाद जब दिल्ली में इक्वेशन चेंज हो गए, अमित शाह सर्वशक्तिशाली हो गए, रगड़ खा गए, नरेंद्र के बाद देवेंद्र वाली बात खत्म हो गई। ओके। तो देवेंद्र को उप मुख्यमंत्री, यदि एकनाथ शिंदे आए थे उप मुख्यमंत्री बनने में तैयार थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं मांगा था। मतलब शिंदे ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो खुश थे, वो खुश थे। अगली बार यदि देवेंद्र फडणवीस को फिर उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोला तो फडणवीस क्या करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे जी। तो एकनाथ शिंदे को वो नंबर तो चाहिए, एक सीजेबल नंबर, बीजेपी से बड़ा ना हो लेकिन एक ताकत तो हो। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि ऐसी खिचड़ी बने कि कोई भी एक दूसरे के सिवा सरकार ना बना पाए। बीजेपी और अजित पवार मिलकर सरकार बना ले, एकनाथ शिंदे को साइड छोड़ दे, ये सिचुएशन नहीं आने देना चाहते। ओहो, आप कह रहे हैं कि शिंदे ये चाहते हैं कि साहब इस तरह के नंबर आए कि अजीत पवार और बीजेपी दोनों एक हो जाए तो भी सरकार ना बने, यानी कहीं ना कहीं शिंदे की जरूरत पड़े, शिंदे एक नेसेसिटी हो जाए। राजनीति में यदि आपके पास नंबर होने के बाद उसकी जरूरत नहीं तो आप यू आर नोवेयर। एक चीज टाइगर, एक चीज, पैसे की कमी नहीं है और रॉबिनहुड इमेज है, झोले में पैसा लाते हैं तो बोरे में बांट देते हैं, समझ गया। मुझे ये बताइए, प्लानिंग तो बहुत अच्छी शिंदे साहब ने की है और सारी प्लानिंग आपने खोल के सामने रख दी, लेकिन एक सिचुएशन मान लीजिए, राजनीति तो सिचुएशन का खेल है, एक सिचुएशन ये आ गई कि साहब सरकार एनडीए की दोबारा बन रही है, जो भी खेल हो, मशीनों का खेल हो, गिनती का खेल हो, पैसे का खेल हो, बायोलॉजिकल पावर का खेल हो, जो भी हो, मान लीजिए सरकार महायुति की फिर से बन गई
और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री मोदी जी ने नहीं बनाया, फिर क्या होगा? फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा, ये मुझे बताइए। फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी टूट जाएगी। एकनाथ शिंदे कहेगा मैं क्या करूं, अब मेरे पार्टी ही टूट 22 जाएगी। लोग, हाँ, मेरे 22 लोग छोड़ के गए, वो नाराज है, मुझे नहीं बनाया आपने। जी। वो इसको पार्टी तोड़ना नहीं कहता मैं, पार्किंग योर विधायक एट वन प्लेस। अब अपने विधायकों को कहीं पार्क कर रहे, मुझे नहीं बना रहे तो मैं आपका खेल बिगाड़ दूंगा, बोलूंगा मैं तो साथ में हूं, साथ में तो शपथ भी ले रहा हूं, आप मुझे उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, धन्यवाद। अब मेरी एमएलए नहीं सुधरे, मैं क्या करूं, अब छोड़ के चले जा रहे हैं मेरे, क्या आप करूं? कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, वो रायता फैला देंगे, अपने विधायक शरद पवार के यहाँ सौंप देंगे। एग्जैक्टली मैं अगर वही यही बोलने वाला था कि उनके पास एक पार्किंग ग्राउंड है, जहां पार्किंग अवेलेबल है, शरद पवार एंड सन सर्विसेज। ओ माय गॉड, टाइगर फिर पूरा मराठा पॉलिटिक्स आपने एक होगा, फिर वो मराठा पॉलिटिक्स एक होगा। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए दीपक भाई, जहां शरद पवार है वहां राजनीति का न्यूक्लियस वही घूमेगा, राजनीति इर्द गिर्द घूमेगी। यदि दिल्ली वाले सोचते हैं कि हम हमारे इर्द गिर्द राजनीति घुमा के काम करेंगे तो गलत बात है। गलत। गॉट योर पॉइंट टाइगर, गॉट योर पॉइंट टाइगर। कह रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो समझ लीजिए रायता फैलेगा, हो सकता है शरद पवार के साथ मिल जाए और हर तरह से जो समीकरण है वो ध्वस्त हो सकते हैं। शरद पवार कुछ भी कर सकते हैं फिर ऐसी स्थिति में। तो एकनाथ शिंदे आप कह सकते हैं कि वो बार्गेनिंग पावर उनके पास अभी भी है। वो चाहते हैं कि वो एक जरूरत बन जाए, उनके बिना काम ना चले, उनके बिना जो है महायुति की सरकार ना बने, उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनना है, ये टाइगर का कहना है। अब मैं जरा लखेड़ा साहब से पूछ रहा हूं। लखेड़ा साहब ये बताइए, ये तो इन्होंने कह दिया कि साहब एक अंदर ही अंदर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जंग चल रही है, कोल्ड वार, शीत युद्ध चल रही है दो नेताओं के बीच में कुर्सी को लेकर। मैं ये जानना चाह रहा था, मैं देख रहा हूं कि कई सीटों पर बवाल मचा हुआ है, बजाय यूनिटी के, एकता के, बवाल मचा हुआ है। कहीं से साहब नवाब मलिक खड़े हैं तो बीजेपी ने भी खड़ा कर दिया। मतलब महायुति के तीन चेहरे हैं, अजीत पवार, फडणवीस और मिस्टर एकनाथ शिंदे। बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार, तीनों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। तो किस बात की यूनिटी है, क्या चक्कर है? समथिंग इज रॉन्ग। क्या महायुति में आग लगी है अंदर ही अंदर? क्या ये एक अननेचुरल अलायंस है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरे गठबंधन में जो महायुति गठबंधन है उसमें जो झगड़े चल रहे हैं, उन झगड़ों के बारे में पहले से ही सबको पता था। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे निकले उसके साथ बहुत साफ हो गया कि जो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है, 28 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी को दी गई थी, उनमें से बीजेपी केवल 9 जीती। शिंदे को 15 सीटें, मात्र 15 सीटें दी गई थी, उसमें से वो 7 जीत गए। 50% स्ट्राइक रेट था उनका, इनका 1/3 स्ट्राइक रेट था। सबसे पहले बात तो ये है। तो जाहिर सी बात है कि जब से ये सरकार बनी है 30 जून 2022 से, तब ये माना जा रहा था कि ये जो शिंदे है, एकनाथ शिंदे है, इनको तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ये तो रिमोट कंट्रोल से देवेंद्र फडणवीस चलाएंगे और उसके बाद पूरी गेम पर्दे के पीछे से कंट्रोल में रहेगा। लेकिन हुआ क्या है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ने के बाद जो भी किया, जो भी उनके माथे पर कलंक का टीका लगा, उसके बावजूद उन्होंने बड़े धड़ल्ले से मुख्यमंत्री के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और उसी के बल पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने जो भी किया, जैसे भी किया, और अच्छी खासी सीटें लोकसभा में उनको आशा से अधिक सीटें मिल गई। अब क्या है कि ये जो झगड़ा है, ये तीनों में ये बेसिकली अस्तित्व की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, सर्वाइवल की लड़ाई है। सर्वाइवल की जो लड़ाई है वो इस सीमा तक है, इस सीमा तक सर्वाइवल की लड़ाई है कि बटेंगे तो कटेंगे। अब सीन ये है
वहां भी बटेंगे और कटेंगे चल रहा है। अगर ये बताइए, खैर ये तो सारी बातें अंदर की कहानियां हो गई। आप कह रहे हैं कि भाई जिसके पास नंबर रहेगा वही शहंशाह होगा 23 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी। तो भाई नंबर किसके आ रहे हैं? जरा आप पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, कभी आप विदर्भ में हैं, कभी आप देखिए वहां दीपक पुणे भाई, में हैं, कभी आप मुंबई मैं में। तो कल जरा से माहौल तो बता दीजिए, हवा तो कल बताइए से क्या चल रही है। कल से जब से लोगों ने फॉर्म भरे हैं और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस हिसाब से फॉर्म भराए गए हैं, मैं सबको कह रहा हूं मुझे 5 तारीख का इंतजार करने दीजिए। 5 तारीख के विड्रॉल के बाद महाराष्ट्र की स्थिति आपके आंखों के सामने ला के रखूंगा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। 5 तारीख तक रुके आप? 5 तारीख को, नहीं तो बड़े बड़े दिग्गज निपट जाएंगे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के। अजित, आप मुझे बताइए, रामटेक एक जगह है महाराष्ट्र में, जी, शिवसेना ने रामटेक इज्जत का इशू बनाया, सांगली जैसा। वहां कांग्रेस का जीता जिताया उम्मीदवार है, उसके जगह आप शिवसेना ने उम्मीदवार दिया। क्या होगा? शिवसेना का उम्मीदवार हार जाएगा, जैसे सांगली में हुआ, और वो इंडिपेंडेंट जीत जाएगा। बाद में कांग्रेस उसको ले लेगी, लेकिन आपकी एक सीट गई। इसी जगह आपने जिताऊ सीट ली होती तो शायद आपका उम्मीदवार भी आता। लेकिन टाइगर, अगर मोटा मोटी आपसे पूछूं, मोटा मोटा मतलब एक जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं, बिहार से देख रहे हैं, कोई आपको बंगाल से देख रहा है, आपकी फैन फॉलोइंग उत्तर प्रदेश में बहुत, भाई उन लोगों को तो बताइए कि माहौल क्या है, हवा क्या है, क्या माहौल लगता है कि भाई। एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। हाँ, माहौल तो माहौल बताइए। एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे लोग क्या बात कर रहे हैं? सब गाली देते लोग, क्योंकि किसको? महंगाई ने मार दिया, बुरी तरह से मार किसको दिया। किसको गालियां दे रहे हैं, बता तो दीजिए साहब। सरकार को गालियां दे रहे हैं, केंद्र सरकार को गाली दे रहे हैं, शिंदे सरकार को भी दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। नौकरियां नहीं है सर। मुझे बताइए, मुझे घर में 1500 रुपए मिल रहे हैं महिला को, लेकिन सोयाबीन घर पे पड़ा हुआ है, वो तकलीफ दे रहा है। ऐसा मतलब कौन सा सेक्टर है जहां तकलीफ नहीं है? किसान की फसल नहीं बिक रही, आप ये कह रहे हैं? अरे किसान की कहां 4000 रुपए पे सोयाबीन आ गया है, 5000 रुपए पे मूलर के सौदे हुए हैं कपास के, 8000 रुपए पे कपास बेकर भी कौन पहुंचता है, 9000 रुपए क्विंटल पे 1000 रुपए क्विंटल किसान को मिल जाता है बड़े मुश्किल से। यदि उसने 50 क्विंटल कपास अपने खेत में उगाया तो उसको 50,000 रुपए मिलेंगे पूरे साल भर में मेहनत करने के बाद। आप टाइगर क्या कह रहे हैं? इसका मतलब मैं क्या मानूं? इसका मतलब मैं ये मानूं कि माहौल मोदी के खिलाफ है, शिंदे के खिलाफ है। यकीनन अगर खिलाफ है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी मिलकर मैच्योरिटी दिखाएं तो ये बाजी जीत सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जीती जिताई बाजी है। मैंने क्या कहा? क्या हरियाणा में जीती जिताई बाजी नहीं थी? आप लोग मशीनों के नाम से, कोई लोग बोलते मशीनों ने खेल कर दिया खेल मशीनों ने, लेकिन 17 रेबल आपकी जीते नहीं। 17 रेबल ने आपको पलीदा नहीं लगाया। उन 17 लोगों को कांग्रेस टिकट देती तो आज कांग्रेस 54 पे होती, सरकार बना रही होती। किसने चित्रा का टिकट काटा अंबाला कैंट से? किसने सिटिंग महिला विधायक 2 बार की जीती और मार्जिन बढ़ा के जीती? उसके जगह किसने नया कैंडिडेट दिया जिसका चौथे नंबर पे? क्या आपको महाराष्ट्र में कुछ इस तरह की आशंका लग रही है कि वहां भी कुछ इस तरह का रेबल खेल हो जाएगा? मैं आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, अब क्योंकि अपन बहुत नहीं, बहुत आपको तो सब रटा हुआ है, आपको रटा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे बता देता हूं मैं कैसे टिकट बेचे इन्होंने। एक अखबार का मालिक, जब मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था, अखबार के मास खेड़ पे ऊपर लिखा रहता था कि कांग्रेस की विचारधारा वाला अकेला वर्तमान पत्र। बाद में 2014 के बाद वो अखबार वाला मोदीमय हो गया, और उसके कहने पे यवतमाल की सीट देते हैं आप, जहां कुणबी बहुल क्षेत्र है, वहां तेली कैंडिडेट उतारते हैं आप। नहीं तो आपको क्या लग रहा है टाइगर, मैच फंस गया है? मैच या फंस गया है, अभी वर्तमान में मैच फंसा हुआ है सर। हरियाणा के बाद में बहुत कॉशियस हो गया हूं। लोग देना चाहते हैं महाविकास आघाड़ी को, महाविकास आघाड़ी लेना चाहती है क्या लोगों से? यह महत्वपूर्ण है। हरियाणा में कांग्रेस देना चाहती थी,
कांग्रेस को लोग वोट देना चाहते थे। कांग्रेस ने जब लोग चाहते इसलिए किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को खड़ा कर दोगे और वहां काम करने वाला कांग्रेस ही खड़ा हो जाएगा, तो वो मतदान स्प्लिट होगा। लखेड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन। टाइगर ने आज मतलब ABCD से लेकर Z तक सब बता दिया है और उलझा दिया सबको उलझा दिया है। एक तरफ इन्होंने कहा कि जीत सकती है बाजी, महाविकास अघाड़ी जीत सकती है, क्योंकि पान की दुकान पर और चाय की दुकान पर और चाहे वो छोटे बाजार हो, कस्बे हो, हर जगह पब्लिक गाली बक रही है। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे शिंदे सरकार हो, गाली बक रही है, गुस्सा उतार रही है, भड़ास निकाल रही है। मौका है, ये टाइगर कह रहे हैं, मौका है इस वक्त महाविकास अघाड़ी के पास कि एंटी इनकम्बेंसी को कैश कर लें। लेकिन टाइगर कह रहे हैं कि नहीं साहब, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है और कुछ भी हो सकता है, हरियाणा जैसा ना हो जाए। अब आपका क्या कहना है लखेड़ा साहब, आपको क्या लग रहा है? आप तो सबको फोन करते हैं, महाराष्ट्र को आप आज से नहीं 35 साल से समझ रहे हो, ये तो बताओ आपको क्या लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी को एज है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि टिकटों के बंटवारे में अगर तुलना की जाए दोनों ग्रुप्स की, महायुति की और MBA की, तो जो झगड़ा है जो टिकटों के वितरण में 5-6 सीटों पर अभी फंसा हुआ है पेच MBA में, और यहाँ कम से कम 4 दर्जन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। 5 तारीख को ठीक है, इस सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे विदर्भ हो, चाहे वो कोंकण हो, बम्बई, ये तमाम तरह के क्षेत्रों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है और गुजरात में जो बड़ी इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है 2022 से लेकर के 2022 के गुजरात इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र की इंडस्ट्री गुजरात में शिफ्ट हो गई। और उस समय अपने एकनाथ शिंदे साहब बीजेपी की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, उनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। तो ये जो मुद्दा है, जैसे विदर्भ में जैसे ये जो बोइंग का कल बड़ोदरा में उद्घाटन हुआ, इस जो मोदी जी ने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ रोड शो भी कर दिया वहां, वो जो बोइंग का जो प्लांट था वो नागपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में लगना था। अब जो MBA के जो घटक दल है वहां कैंपेन चलने वाला है विदर्भ में कि ये क्या हो रहा है, ये 5000 लोगों को रोजगार लखेड़ा जी कौन कैंपेन कर रहा है? लखेड़ा जी कौन कैंपेन कर रहा है? MBA सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो घटक नहीं, मैं MBA को तो मैं सारे मराठी, रोज इनकी मराठी के YouTube पर रोज के भाषण हैं, भाषण हो रहे हैं कि तेरे मेरे बेटी के बारे में क्या कहा, तेरी मैं मूंछ उतार दूंगा। कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा। आप जिस औरंगाबाद की बात कर रहे हैं मराठवाड़ा में पूरा मराठा आंदोलन कौन खड़ा कर रहा है? शरद पवार और एकनाथ शिंदे को मराठवाड़ा में कैसी सीटें मिलती है लोकसभा में? औरंगाबाद, जिसको हम संभाजी नगर कहते हैं, वहां एक बड़ा प्लांट ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उसका भूमि पूजन होकर काम शुरू हुआ है। वो लोगों को बता रहे कि हम ये प्रोजेक्ट लाए हैं यहाँ पे एकनाथ शिंदे। तो मराठवाड़ा के समीकरण बदल गए। बीजेपी ने 16 में से 10 सीटें मराठों को दी है। मराठा वोट स्प्लिट हो रहा है वहां पे। आपको ये देखना होगा कि जो हम बोलते हैं या जितने भाषण में हम पॉइंट उठाते हैं, तो हमसे तो आधा भी पॉइंट नहीं उठाते लोग। प्रॉब्लम है इनके महाविकास आघाड़ी के साथ। मैं कह रहा हूं आप एक दूसरे के गाली देते हो। एकनाथ शिंदे उसमें लगा हुआ है कि उनको उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे और नारायण राणे का जवाब दे रहे हैं। जनता की बात कौन कर रहा है? आप सारे भाषण उठा के देखिए। मैं तो एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं कि बड़ोदरा में जो बोइंग का प्रोजेक्ट शिफ्ट हुआ है, ये नागपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में बनना था। मैं बाकी चीजों की बात तो नहीं कर रहा हूं। नहीं उमाकांत जी, 1 मिनट। आप पिछले जिस दिन बोइंग का इनॉग्रेशन हुआ उस दिन से लेकर सारे मराठी अखबार स्कैन करिए, या महाराष्ट्र के निकलने वाले अंग्रेजी अखबार भी स्कैन करिए, वो सिर्फ एक खबर छपी है। आज जाके सामना ने लिखा कि हमारे छाती पे मूंग दल रहा था ये आदमी। इसका सबसे पहले वीडियो हमने किया, मराठी में भी किया और हिंदी में भी किया। ये नमक छिड़क रहा है महाराष्ट्र के जनता पे। मैंने कहा ये रोड शो नहीं, ये शव यात्रा है महाराष्ट्र के तमाम बेरोजगार युवकों की अभिलाषा। लखेड़ा साहब समय समाप्त हो रहा है। बोल नहीं रहा, कोई नेता कोई बोल नहीं रहा। प्रॉब्लम ही है। ठीक, हम नेता थोड़ी है। टाइगर गॉट योर पॉइंट। 30 सेकंड में आप बताइए, महाविकास अघाड़ी की आपको एज लगती है? रीजंस नहीं, सिर्फ
क्या आपको एज लगती है या आपको ये एज- मुकाबला फंसा हुआ? नहीं, देखिए- पहले लखेड़ा देखिए साहब से, दीपक भाई- फिर टाइगर दीपक से भाई, मैं पूछूंगा। फिर से कह रहा हूं, एज लगती है लोगों से बात करने के बाद। उम्मीदवार यदि एक ही पार्टी के दो दो खड़े होंगे तो वोट स्प्लिट होगा, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। वीर साहब सबसे पॉपुलर इसलिए चुनाव नहीं जीते, मैं बार बार अंबाला कांड का उदाहरण देता हूं आपको। कांग्रेस का रेबल और कांग्रेस के वोट यदि इकट्ठा करे तो 20 साहब 20-22 हजार से अनिल विज जी हारते हैं। ये स्थिति 17 जगह पे है, 12 Okay. कॉन्स्टिट्यूंसी पे तो उंगलियों पे है। चलिए, और इसी ने इक्वेशन बदल समझ दिया। गया। क्या महाराष्ट्र में ये इक्वेशन 50-60 सीटों पे खराब हो गया? ओके, तो क्या कर एक लोगे आप? लास्ट लाइन लखेड़ा साहब, लास्ट लाइन। चाहता हूं कि विधानसभा का जो चुनाव है, हरियाणा ने ये दिखा दिया पूरे देश को कि आपका इलेक्शन कैंपेन कितना भी हवा में हो, कितना भी स्ट्रांग हो, जब तक आप माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेंगे, विधानसभा की सीटों पर निचले तबके तक, बूथ लेवल तक वोटर्स को मोबिलाइज करने की मशीनरी को Got it. दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते, भले ही आप जीत रहे हो। तो मुझे ऐसा Okay. लगता है कि अगर ये मैनेजमेंट एमबीए ने कर दिया, महाविकास आघाड़ी ने ये मैनेजमेंट ग्रास रूट पर विधानसभा वाइज सारे 5-6 मंडलों में 5-6 जोन में अगर कर दिया तो ये जीत सकते हैं। जी अदरवाइज सकते। पैसा और साधन और तमाम तरह के जो ईवीएम और तमाम तरह के जो साधन मौजूद है बीजेपी समझ के गया। पास भी, एकनाथ शिंदे के पास भी, उसके आगे उसकी लड़ाई को आप जीत नहीं सकते हैं इतनी सरलता से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दोनों पैनलिस्ट का ये मानना है कि जो हवा है, जो फिजा है, जो लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है, जाहिर तौर पर वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार के भी अगेंस्ट है और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, महायुति सरकार, उसके भी अगेंस्ट है। एंटी इनकम्बेंसी का, एंटी इस्टेब्लिशमेंट का एक वहां पर माहौल है। लेकिन हमारे दोनों पैनलिस्ट, दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि हरियाणा जैसी अगर गलती कर दी, अगर बागी उम्मीदवारों को आपने हवा दी, उनको जगह दी, वोट स्प्लिट हुआ कि पता चला कांग्रेस के दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं या फिर उद्धव की पार्टी के दो उम्मीदवार खड़े हैं या शरद पवार की पार्टी के खड़े हुए हैं, अगर इस तरह का माहौल रहा, अगर बागी उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी के बैठाई नहीं गए, उनको किसी ने हवा दी, बीजेपी ने हवा दी, तो वोट स्प्लिट होगा। इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, और हर विधानसभा में आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, प्रबंधन ठीक रखना पड़ेगा, वरना शिंदे का पैसा, मोदी की ताकत और अमित शाह के तिगड़म कुछ भी कर सकते हैं। मैं मशीनों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि शिंदे का पैसा और मोदी की ताकत और अमित शाह की तिगड़म फिर कुछ भी गुल खिला सकती है। टाइगर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि आप कम से कम जब तक महाराष्ट्र का चुनाव खत्म नहीं होता, जरा ज्यादा से ज्यादा दर्शन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दर्शन दीजिए। और लखेड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।